रब्बे दो जहां, ऐ रब्बे दो जहां। हर शय में तेरे जलवे, हर शय में तेरे जलवे, हर चीज तेरी पहचान, ऐ रब्बे दो जहां। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल कंजुल ईमान स्कूल टीवी में खुशामदीद। सबसे पहले आप क्लास 6 की इंग्लिश की बुक निकाल लें और लेसन नंबर 7 स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप निकाल लें। स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप निकाल लें। प्री रीडिंग में क्या कहते हैं? लुक एट दिस पिक्चर्स एंड कैन यू आइडेंटिफाई द स्पोर्ट्स आइटम। ये कुछ लिस्ट है, इसमें काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं खेलों की, तो आप क्या पहचान सकते हैं कि ये क्या क्या है? तो सबसे पहले में जैसे कि बैडमिंटन है, ठीक है, रैकेट है और उसकी शटल है। और नंबर 2 पिक्चर 2 में क्या है? हॉकी है और हॉकी का बॉल है। इसी तरह आप सब कुछ को उम्मीद है मुझे कि आप पहचान सकते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? विच गेम दी स्पोर्ट्स आइटम्स रिलेट टू। विच गेम्स दी स्पोर्ट्स आइटम्स रिलेट टू। खेलों के इस सामान का ताल्लुक़ किन खेलों से है? जो फर्स्ट क्या है? बैडमिंटन। दूसरा क्या है? हॉकी। और तीसरी जो है इसका ताल्लुक़ किससे है? क्रिकेट से। और चौथे का किससे है? फुटबॉल से। उसके बाद टेनिस रैकेट और टेनिस की गेंदें हैं, ठीक है। इसी तरह उसके नेक्स्ट जो गेम है वो क्या है? कैरम बोर्ड, लूडो, बेसबॉल का बल्ला और गेंद है, ठीक है। और इसी तरह गोल्फ की छड़ी और गेंद है। तो ये गेम्स हैं। अब मैं पैराग्राफ टू पैराग्राफ यानी मैं टोटल इसकी पहले रीडिंग कर लेता हूँ, बाद में इसकी आपको ट्रांसलेशन करके मैं दिखाता हूँ, तो आप इसे अच्छी तरह समझें, ठीक है, और गौर से सुनें। टीचर, डू यू नो वी आर हैविंग स्पोर्ट्स वीक फ्रॉम मंडे नेक्स्ट, आर यू मेकिंग एनी प्रिपरेशन फॉर इट? स्टूडेंट, yes sir, we are participating in different games. Teacher, that's very good. Which games are you participating in? Riyaz, sir, I will play badminton. Qasim, sir, I will appreciate in race. Jamal, I will take part in volleyball match. Teacher, that nice. Before we finalize the selection of players, let me ask you a very important question. Do you remember what sportsmanship is? Student, yes sir. Teacher, okay, raise your hand and tell me about sportsmanship one by one. Fahim, sir, it means don't cheat. Qasim, it also means don't cry when you lose. Jamal, it is also about not yelling at your teammates when they make a mistake. Ahmed, I think it means don't be a quitter. Teacher, yes, you all are right. Sportsmanship includes respect for the game, the player, the rules, and the officials. It's also about being the best you can be and about knowing how to win or lose. ठीक है? Jamal, sir, were you ever afraid of losing? Teacher, no, we have to understand that it's about doing our best and striving to improve ourselves. Munib, sir, when I play with my brother and he tries to cheat me, my father is always on my side. He says we should have a sense of fair play even when we are playing game at home. Teacher, you are right, Munib. Parents can play simple games with their children and nurture a sense of fair play. Qasim, sir, we have prepared a chart for sports week. ये चार्ट बनाया है कि किस दिन कौन सी खेल और कितने बजे खेली जाएगी. टीचर, गुड. स्पोर्ट्स वीक मीन्स टू शो स्पोर्ट्समैनशिप. स्टूडेंट, यस सर. अब इसकी हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं कि क्या कहते हैं इसको. उस्ताद, टीचर कहते हैं, क्या आपको मालूम है कि हम अगले पीर से खेलों का हफ्ता मना रहे हैं? क्या आप इसके लिए कोई तैयारी कर रहे हैं? तलबा, जी हाँ जनाब, हम मुख्तलिफ़ खेलों में हिस्सा ले रहे हैं. उस्ताद, ये तो बहुत अच्छी बात है. आप कौन से खेल में हिस्सा ले रहे हैं? रियाज क्या कहता है? जनाब, मैं बैडमिंटन खेलूँगा. कासिम, जनाब, मैं दौड़ में हिस्सा लूँगा.
जमाल, मैं वॉलीबॉल मैच में हिस्सा लूँगा। उस्ताद, ये बहुत उम्दा बात है। इससे पहले कि हम खिलाड़ियों के इंतखाब को हतमी शक्ल दें, मुझे आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछना है। क्या आपको याद है कि स्पोर्ट्समैनशिप किसे कहते हैं? तलबा कहते हैं जी हाँ जनाब। उस्ताद, ठीक है, अपना हाथ बुलंद करें और एक एक करके मुझे स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में बताएं। फ़हीम, जनाब इसका मतलब है बेईमानी मत करो। कासिम, इसका ये भी मतलब है कि जब हार जाओ तो रो मत। इसका ये भी मतलब है कि अगर आपकी टीम के साथी से कोई गलती हो जाए तो उस पर मत चिल्लाएं। अहमद, मेरे ख्याल में इसका मतलब है कि हार मत मानो। उस्ताद, जी हाँ, आप सब ठीक कहते हैं। स्पोर्ट्समैनशिप में खेल, खिलाड़ियों, ज़वाबित और अहदेदारों का एहतराम शामिल है, और इसका ताल्लुक़ इस बात से भी है कि आप जितना बेहतरीन बन सकते हैं बने, और ये जानते हुए कि जीतना कैसे है और हारना कैसे है। मेरा ख्याल जमाल, जनाब क्या आप कभी हारने से खौफज़दा हुए? उस्ताद, नहीं, हमें ये इस बात को समझना चाहिए कि इसका ताल्लुक़ अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने और ख़ुद बेहतर करने की कोशिश करने से है। मुनीब, जनाब जब मैं अपने भाई के साथ खेलता हूँ और वो बेईमानी करने की कोशिश करता है तो मेरे वालिद हमेशा मेरा साथ देते हैं। वो कहते हैं कि हम में मुनसफ़ाना खेल का शऊर होना चाहिए, इस वक्त भी जब हम घर पर खेल रहे हों। उस्ताद, तुम ठीक कहते हो मुनीब। वालिदैन अपने बच्चों के साथ सादा खेल खेल सकते हैं और अपने बच्चों में मुनसफ़ाना खेल के शऊर की परवरिश कर सकते हैं। कासिम, जनाब हमने खेलों के हफ़्ते के लिए एक चार्ट तैयार किया है। उस्ताद, खूब, खेलों के हफ़्ते का मतलब स्पोर्ट्समैनशिप का मुज़ाहरा करना है। तलबा, जी हाँ जनाब। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, राइट देम इन प्रॉपर कॉलम्स। इंडोर और आउटडोर गेम्स में फ़र्क क्या है, इनके मुतालिक कॉलमों में लिखें। इंडोर गेम्स क्या होती हैं और आउटडोर गेम्स क्या होती हैं? आउटडोर गेम्स होती हैं जो खेलों के मैदान में यानी मैदान में खेली जाए, ठीक है। और इंडोर्स यानी जो आप बंद कमरे में भी खेल सकते हैं। इंडोर्स यानी जैसे लूडो वगैरह, टेबल टेनिस, चेस, कैरम बोर्ड, लूडो, ये सब क्या है, इंडोर गेम्स हैं। और आउटडोर गेम्स क्या हैं, जो आप इसके लिए आपको बड़े मैदान की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे कि और इंडोर कौन सी गेम्स होती हैं जिसको आप आसानी से टेबल पे खेल सकते हैं। जैसे आउटडोर गेम्स में क्या आ जाता है, हॉकी, पोलो, वॉलीबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल, क्रिकेट, ये सब क्या हैं, आउटडोर गेम्स। इस ये चार्ट दिया गया है आपको, इसमें इंडोर गेम्स के नीचे इंडोर गेम्स के नाम लिखें, ठीक है, और आउटडोर गेम्स के नीचे आउटडोर गेम्स के नाम लिखें। रीडिंग फॉर कंप्रीहेंशन, समराइज द आइडिया ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब क्या होता है, इसको मद्देनज़र रखते हुए आपने समराइज़ करना है, ठीक है। पहले रिस्पेक्ट फॉर प्लेयर, रूल्स, गेम्स, इन सब की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। इस पर आपने एक समराइज, एक खुलासा करना है, लिखना है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो दिए गए हैं आपको बी में, तो ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, इसके आंसर आप ऊपर से तलाश करके अपने स्कूल की कॉपीज़ में से लिख लें। सी, फिल इन द ब्लैंक कॉलम इन द टेबल, आपने इस कॉलम को, इस टेबल को फिल करना है। हॉकी क्या है, आउटडोर गेम है, ठीक है। इसके आगे आप हॉकी के आगे आउटडोर लिख दें। ड्रेस में, इसके लिए ड्रेस क्या चाहिए होता है, इसके लिए ड्रेस क्या चाहिए होता है, इसमें स्पोर्ट्स और टी शर्ट चाहिए होती है, शॉर्ट्स और टी शर्ट। इसी तरह स्पोर्ट्स आइटम, इसमें स्पोर्ट्स आइटम क्या चाहिए होती हैं, हॉकी में हॉकी स्टिक चाहिए होती है और हॉकी बॉल चाहिए होता है। नंबर ऑफ़ प्लेयर्स, इसमें 11 यानी 11 नंबर ऑफ़ प्लेयर्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं। इसी तरह आपने अपने किसी बड़े, अपने वालिद के, अपने चाचू के, अपने बड़े भाई की मदद ले सकते हैं और बाकी कॉलम को, इस टेबल को पूरे को फिल कर लें, ठीक है। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, उसमें आप क्या पहनते हैं,
उसमें क्या यूज़ करते हैं, यानी आप खेल के लिए क्या कौन सा सामान यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इंडोर गेम होती है या आउटडोर गेम होती है। इसी तरह इस पूरे टेबल को आप फिल कर लें। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन कहती हैं व्हेन अ नाउन स्टैंड फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स इट इज़ कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। जब एक इसम बहुत सी चीज़ों के ग्रुप के लिए इस्तेमाल हो उसे इसमें जमा कहलाता है, ठीक है। यानी बहुत सी चीज़ों को के लिए जो यूज़ हो, जैसे टीम 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 के लिए ये कलेक्टिव नाउन है क्योंकि इसमें काफ़ी खिलाड़ी होते हैं, इसलिए इसको हम एक वर्ड कहते हैं, टीम कहते हैं। आर्मी, आर्मी एक बंदे को नहीं कहते, आर्मी पूरी फ़ौज को कहते हैं, इसमें हज़ारों या लाखों लोग फ़ौजी होते हैं, ठीक है। इसी तरह इन सब को यानी क्राउड को, यानी काफ़ी नंबर ऑफ़ पीपल्स को हम, या नंबर ऑफ़ थिंग्स को आप कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। ए, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद सुटेबल कलेक्टिव नाउन। अ लॉट ऑफ पीपल गैदर ऑन द बीच, ठीक है। अ लॉट ऑफ पीपल गैदर्ड ऑन द बीच, इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? अ क्राउड, अ क्राउड। पीपल के लिए हम क्राउड वर्ड यूज़ कर सकते हैं, अ क्राउड गैदर्ड ऑन द बीच, ठीक है। इसी तरह नंबर 2 को देखिए, द मैन टुक हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन टू द जू। तो जहाँ वाइफ एंड चिल्ड्रन देखें ना, अंडरलाइन किया हुआ है वाइफ एंड चिल्ड्रन को, इसके लिए हम फैमिली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वर्ड फैमिली यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3 को देखो, द ग्रुप ऑफ काउज ग्रेज्ड ऑन द हिल, ग्रेज्ड ऑन द हिल। ग्रुप ऑफ काउज, ग्रुप ऑफ काउज को आप क्या इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? हर्ड ऑफ काउज, हर्ड, HERD, हर्ड ऑफ काउज। नंबर 4, द कैप्टन लेड हिज ग्रुप ऑफ प्लेयर्स टू द ग्राउंड। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को देखें, इसको अंडरलाइन किया हुआ है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? टीम, ठीक है। नंबर 5, द चिल्ड्रन गेव द चीफ गेस्ट अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स को आप क्या कह सकते हैं? बंच ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। प्रोनाउन एंटीसीडेंट रिलेशनशिप, प्रोनाउन एंड एंटीसीडेंट एग्रीमेंट रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन अ प्रोनाउन एंड द वर्ड इट स्टैंड्स फॉर। ये क्या होता है? एक इसमें ज़मीर और साबके के दरमियान रब्ता इस ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है कि जो इसमें ज़मीर और इसमें लफ्ज़ के दरमियान होता है, जिसके लिए वो इसमें ज़मीर इस्तेमाल हुआ है। A pronoun must agree with its antecedent in 3 ways: gender, person and number। यानी अब इसको लिए क्या कहेंगे? एक इसमें ज़मीर को जिन्स, अफराद और तादाद के लिहाज से 3 तरह से अपने साबके से मुताबिकत रखनी चाहिए। जैसे कि द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, एक लड़के ने अपनी गेंद खो दी। इसमें क्या होगा? ऊपर दिए गए जुमले में बॉय एक इसम है जो इसमें ज़मीर हिज का साबका है, हिज का साबका है, यानी बॉय लॉस्ट हिज, यानी बॉय लड़के का, हिज, तो ये क्या है? प्रोनाउन है, बॉय प्रोनाउन है और रेफरेंट क्या है? हिज, ठीक है। इसी तरह नीचे पैराग्राफ दिया गया है हमें, इसमें रीड दिस 2 पैराग्राफ, हमें पैराग्राफ 1 पढ़ना है और पैराग्राफ 2 पढ़ना है, ठीक है। फिर बताना है विच पैराग्राफ इज़ मोर अप्रोप्रिएट वाई। पहला पैराग्राफ क्या है? कलीम वाज द गोल कीपर, Kaleem went down on Kaleem's knees. Kaleem got the hockey in Kaleem's hand and held the hockey strongly. Kaleem smiled behind Kaleem's helmet। देखो ना, इसमें पैराग्राफ 1 में इन्होंने बार बार वर्ड कलीम यूज़ किया है वह, लेकिन इसके लिए कलीम की जगह आप ही भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर उससे कोई चीज़ मुताबिकत रखती है तो आप उसके लिए हिज यूज़ कर सकते हो। जैसे पैराग्राफ 2 को देखो आप, पैराग्राफ 2 पढ़ें, क्लीम वाज द गोल कीपर, ही वेंट डाउन ऑन हिज की, यहाँ ही यूज़ किया गया है क्लीम की जगह, ठीक है, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, बेहतर है। और ऑन हिज नीज़, इसमें क्लीम्स की जगह हिज यूज़ किया गया है, ठीक है। यानी ये पैराग्राफ 2 मोर अप्रोप्रिएट यानी बेहतर है, ठीक है, क्योंकि इसमें बार बार क्लीम का वर्ड यूज़ नहीं किया गया, का नाम यूज़ नहीं किया गया, ठीक है। सी, ज्वाइन एंटीसीडेंट विद इट्स referent in each sentence. Correct the wrong pronoun antecedent relationship. The cat will sleep in its basket. इसमें आपने क्या कहना है? सी में हर जुमले में साबके हिस्से को हवाले से मिलाएं, इसमें ज़मीर और साबके के ताल्लुक़ में होने वाली गलती को दुरुस्त करें।
अच्छा, इसमें ना कुछ मिस्टेक हैं, तो जैसे नंबर 2 में मिस्टेक है। जैसे समरा इज़ लुकिंग फॉर हिज वॉच, नंबर 2 को देखें ज़रा आप। समरा इज़ लुकिंग फॉर हिज वॉच, जो हिज है ना वो बॉय के साथ लगता है, जबकि समरा क्या है, गर्ल है, तो हम हिज की जगह हर लिखेंगे, ठीक है। नंबर 3 को देखें, अली एंड साद हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अली एंड साद हैव कंप्लीटेड, हिज नहीं आएगा, जब ज़्यादा हो तो उसके लिए हम देयर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, देयर। हिज की जगह आप देयर लगाएं, ठीक है। नंबर 4, आई एम सॉरी आई लॉस्ट योर पेन, आई विल ब्रिंग अ न्यू वन टुमारो। आई विल ब्रिंग मी आ, आई विल ब्रिंग यू आ, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है आई एम सॉरी आई लॉस्ट योर पेन, आई लॉस्ट योर पेन, आई विल ब्रिंग मी अ न्यू वन टुमारो। इसमें मी की जगह क्या लिखेंगे आप, ब्रिंग यू अ न्यू पेन, आपको मैं नया ला दूंगा कल, ठीक है। तो इसमें मी की जगह आप यू लिख दें, ठीक है। और नंबर 5 को देखें, वेयर इज़ माई बैग, आई कैन नॉट फाइंड हर। अच्छा, फाइंड हर, बैग के लिए आप हर नहीं लगा सकते क्योंकि हर तो लड़की के साथ लगता है, तो आप जो बेजान चीज़ होती है उसके साथ आप इट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इट। हर की जगह आप इट लगा दें, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है, वी ऑफ्टन यूज द सिंपल फ्यूचर टेंस टू मेक अ प्रिडिक्शन अबाउट द फ्यूचर। वी आर सेइंग व्हाट वी थिंक विल हैपन, व्हाट विल फॉर्म द फ्यूचर, विल वी यूज विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फ्यूचर टेंस हम कैसे बनाते हैं, फ्यूचर टेंस के लिए हम क्या करते हैं, हम विल लगाते हैं और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। जैसे आई विल, एग्जाम्पल क्या दी गई है इन्होंने, आई विल प्ले बैडमिंटन, आई विल अप्रिशिएट इन रेस, आई विल टेक पार्ट इन वॉलीबॉल मैच, ठीक है। यानी आपने विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। डी, नाउ फिल इज इन द लिस्ट गिवन बिलो यूजिंग विल टू डिस्क्राइब द विशेज एंड ड्रीम ऑफ ग्रेड 6 स्टूडेंट। अली विल बी अ पायलट, फातिमा विल वर्क इन हॉस्पिटल एज अ नर्स, ठीक है। तो इसमें आगे आप लिखें कि कोई भी नाम आप हामिद के आगे लिख लें, वो क्या बनना चाहता है, ठीक है। इस तरह ऊपर लिखा है अली विल बी अ पायलट, फातिमा विल वर्क इन अ हॉस्पिटल। तो इसी तरह आप इन बाकी 4 जो 5 नाम हैं इनको फिल कर लें आगे कि क्या बनना चाहते हैं। प्रोनाउंसिएशन, ई, रीड दिस वर्ड्स अलाउड एंड मेक सेंटेंस, ठीक है। इन जो वर्ड्स हैं ना आपने इसके सेंटेंस बनाने हैं, तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। आप डिक्शनरी से इसके मीनिंग ढूंढें और इसके सेंटेंस बनाएं। राइटिंग स्किल, ए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने आपको ऊपर पहले भी बता चुका हूँ लास्ट लेसन में, ठीक है, पिछले चैप्टर नंबर 6 में। तो आपको कुछ अंदाज़ा होगा कि हमने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं। जैसे फर्स्ट क्या है, आई विल गो टू द मार्केट टूडे। आपने नेगेटिव बनाना है, यानी आपने नेगेटिव मनफी जुमला बनाना है, तो आप क्या करेंगे, विल के बाद नो लगा देंगे। आई विल नॉट गो टू द मार्केट टूडे, ठीक है, आई विल नॉट गो टू द मार्केट टूडे। और अगर आपने इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमला बनाना है, तो आप क्या करेंगे, विल को आप आई से पहले लिख देंगे, विल आई गो टू द मार्केट टुमारो, ठीक है। इसी तरह 2, 3, 4, 5 को आप सॉल्व कर लें। राइट एंड 30 to 70 वर्ड्स ऑन माई फेवरेट गेम, योर ऐसे शुड सर्टन द फॉलोइंग। पहले आपने 60 से 70 वर्ड्स का आपने माई फेवरेट गेम पे, आपकी जो फेवरेट गेम है, तो आपने उस पर पैराग्राफ लिखना है। तो आपने सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है कि उसकी व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम कौन सी है, फिर गेम, डिस्क्राइब द गेम है, हाउ इट इज़ प्लेड, वो किस तरह से खेली जाती है उसके बारे में बताना है। फिर बॉडी पैराग्राफ 1 लिखना है, फिर बॉडी पैराग्राफ 2 लिखना है, फिर कंक्लूडिंग लिखनी है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। और ये लास्ट पे क्या है, ओरल कम्युनिकेशन स्किल। ये डायलॉग्स हैं, एक ताहिर है और एक आमिर है, इन दोनों के दरमियान में डायलॉग्स हैं। इनको आप प्रोनाउंसिएशन यानी इनकी आप इसको थोड़ी प्रैक्टिस करें, इनको बोलने की कोशिश करें। एक आप अपने छोटे भाई को एक बना लें या छोटी बहन को, और आपस में ये जो डायलॉग्स हैं आपस में इसकी प्रैक्टिस करें। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें,
ठीक है, ताकि आपके अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। आपके लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। ए रब्बे दो जहां, ए रब्बे दो जहां, हर शय में तेरे जलवे, हर शय में तेरे जलवे, हर चीज तेरी पहचान। ए रब्बे दो जहां।